बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इंट्रोडक्शन टू कैफ 9 की हम बात कर रहे हैं। कैफ 9 का जो कोर्स आउटलाइन है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि कोर्स में जो सब्जेक्ट क्या क्या है और उसकी ग्रेड वाइज जो है आईकैप ने क्या ग्रेड रखी हुई है, कितने मार्क्स से वो टेस्ट होता है, पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद चीज़ें डिस्कस करेंगे, तैयारी किस तरह से करनी है, सीक्वेंस क्या है, रिकमेंडेड बुक्स क्या है, उन सब की बात करेंगे। सर जी, ग्रेड ए की अगर हम बात करें तो ग्रेड ए में जो आता है वो जनरल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट आता है। ये यूजुअली नॉर्मली जो है 15 से 20 मार्क्स का और एन एवरेज टेस्ट होता है हर पेपर में। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है ये वाले टॉपिक्स हैं: इंट्रोडक्शन टू आईफैक, इंट्रोडक्शन टू IASB, ISA 200, ISA 240, कंपनी सेक्शन है जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह इसके अंदर है सेक्शंस, और ISA 210। ठीक है, जो है इसकी जो है ग्रेड बी में है परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग। इसमें ये वाले टॉपिक्स हैं सारे। ये ऑन एन एवरेज जो है वो 25 से 35 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में टेस्ट होता है। इससे 25 से 35 मार्क्स कवर हो जाते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो है ISA 300, ISA 315, इंटरनल कंट्रोल्स, मटेरियलिटी, ISA 500, और इस तरह से ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। जो ऑन एन एवरेज 25 से 35 मार्क्स का टेस्ट होता है इसके अंदर। ग्रेड सी की बात करें हम, ग्रेड सी जो है वो इसके अंदर स्पेसिफिक एरियाज हैं सारे, और ये जो है वो 20 से 25 मार्क्स का ऑन एन एवरेज टेस्ट होता है हर पेपर में। इसकी इतनी ग्रेड है। इसके अंदर स्पेसिफिक एरियाज जो आते हैं वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिलेटेड पार्टी, इंटरनल ऑडिटर, ऑडिटर्स एक्सपर्ट और ISRE 2400। ये रिव्यू इंगेजमेंट वाला एक स्टैंडर्ड है इसके अंदर। ग्रेड डी जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड IT कंट्रोल से रिलेटेड है, और इससे जो है वो 10 से 15 मार्क्स आते हैं पेपर में। और ग्रेड ई जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स है। प्रोफेशनल एथिक्स इसमें से जो है 10 से 15 मार्क्स आते हैं। इसमें आईकैप कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसमें सिनेरियो बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। ठीक है सर, अगर बात करें हम कि कौन सी बुक्स से इसकी तैयारी करनी चाहिए, तो मार्केट में बुक्स तो वैसे बहुत सारी अवेलेबल है। आईकैप ने भी अपना स्टडी टेक्स्ट प्रोवाइड किया हुआ है, क्वेश्चन बैंक भी है, बट जो रिकमेंडेड बुक है वो है राइस की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। सर वॉल्यूम 1 में तो थ्योरी लिखी हुई है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, और वॉल्यूम 2 जो है वो है क्वेश्चन बैंक उसकी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको तैयारी इसकी किस तरह से करनी है? तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर देखना है। सबसे पहले लेक्चर देखते देखते आपने साथ साथ नोटिंग कर लेनी है, अपने समरीज पॉइंटर्स बना लेना है। उसके बाद आपने ये करना है, लेक्चर देखने के बाद आपने जो है राइस का जो वॉल्यूम 1 है वही वाला टॉपिक आपने वहाँ से प्लेन रीडिंग करनी है। उसकी प्लेन रीडिंग करने के बाद आपने जो है वॉल्यूम 2 में जो है उसके क्वेश्चन बैंक होंगे, उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे उसके अंदर। आपने ये करना है कि अब उसके अंदर तो एक टॉपिक के जो है 15 से 20 सवाल होंगे, तो क्या सारे अटैम्प्ट करें? नहीं, सारे आपने अटैम्प्ट नहीं करने वो सवाल। ठीक है ना। अब एक टॉपिक है, जैसे हमने ISA 200 पढ़ा, आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद आपने जो है स्टडी टेक्स्ट से या किसी भी बुक से आपने प्लेन रीडिंग ली। प्लेन रीडिंग लेने के बाद आपने जो है वॉल्यूम 2 खोला, उसके अंदर ISA 200 के 15 से 20 सवाल थे। तब आप इसको किस तरह से करोगे? सर आप इसको इस तरह से करोगे कि आप जो 1/3 क्वेश्चन होंगे, 1/3 क्वेश्चन, इसकी आप जो है रिटन प्रैक्टिस करोगे। रिटन प्रैक्टिस, ठीक है ना। 1/3 क्वेश्चन होंगे, उसकी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, और जो 2/3 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर उस टॉपिक के, इसकी आपने ये करना है कि पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जो है माइंड में उसका आंसर, माइंड मैपिंग करके आंसर सोचना है। उसके बाद आपने आंसर चेक करना है कि ना, बार बार जो है उसको अटेम्प्ट नहीं करना। 1/3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, रिटन प्रैक्टिस कर लिए अपने ये, उसके बाद 2/3 जो क्वेश्चन हैं उनको आपने सिर्फ दिमाग में सोच के उसका आंसर चेक कर लेना। इस तरह से आपकी ये तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद ये करना है कि बाद में पास पेपर्स जो है वो इसके अंदर ही होंगे वैसे, और अगर ना हो तो वो पास पेपर्स आपने बाद में देख लेना है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं ऑडिट की। अगर देखा जाए ऑडिट होता क्यों है या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सर जैसे कि अगर हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनी की, लिस्टेड कंपनी में तो बहुत सारे जो शेयर होल्डर होते हैं वही ओनर होते हैं, और वो बहुत सारे होते हैं। तो अब सारे ओनर्स तो आ नहीं सकते कंपनी चलाने के लिए, तो वो ये काम करते हैं कि वो मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं इस तरह से, फिर वो CEO और इस तरह से आगे पूरी चेन चलती है। तो इस वजह से क्या उनको भी तो एक अश्योरेंस चाहिए होती है ना, ओनर्स को।
तो फिर वो ऑडिटर प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर लिस्टेड कंपनी की जगह हम देखते हैं प्राइवेट कंपनी की बात करें, अगर प्राइवेट कंपनी में हम किसी बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल HBL है। HBL की अगर हम ब्रांचेस डिस्कस करें तो अराउंड इसकी 1800 ब्रांचेस हैं। तो क्या ऑनर 1800 ब्रांचेस पे प्रेजेंट रह सकता है? नहीं रह सकता वो हर वक्त। तो वो क्या करता है कि हर ब्रांच पे ब्रांच मैनेजर अपॉइंट कर लेते हैं, ऑपरेशन मैनेजर अपॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद ईयर एंड पे आके ऑडिट करवा लेते हैं कि आया उन्होंने काम सही किया है भी है कि नहीं किया है। इस वजह से ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसकी जो है एक और एग्जांपल देखें तो वही है कि लिस्टेड कंपनी वाली हमने डिस्कस कर ली और प्राइवेट कंपनी वाली, बस ऑडिट की ज़रूरत इसी वजह से पड़ती है। ठीक है, अब जब हम ऑडिट करते हैं तो हम ऑडिट ये करते हैं कि बैलेंस शीट और P&L का ऑडिट करते हैं। अब उसमें फॉर एग्जांपल एक लाइन आइटम आ रहा है बैलेंस शीट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ऑडिट करते वक्त हम अजर्शंस को एड्रेस कर रहे होते हैं। अजर्शंस को जब हम एड्रेस करते हैं तो हम एक एक चीज़ को देखते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि उसकी इनवॉइस चेक कर ली और फिर जो है देख लिया कि वो सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर PP आ रहा है बुक्स में तो क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, ये इसकी एक अजर्शन हो गई एग्जिस्टेंस की। क्या वो एक्यूरेट है, वैल्यूएशन सही वैल्यू क्या हुआ है, एलोकेशन सही हुआ हुआ उस पर, इस तरह चीज़ें, डेप्रिसिएशन वगैरह, रिवैल्यूएशन की चीज़ें, ये वाली चीज़ें एड्रेस करते हैं। अभी सिर्फ हम बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इसको डिटेल में सबको देखना है हमने। कंप्लीटनेस चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास जो है फिजिकली 10 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, तो क्या बुक्स में भी 10 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या बुक्स में 8 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। ये कंप्लीटनेस की अजर्शन को एड्रेस करता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंपनी के पास 10 कंप्यूटर पड़े हुए तो हैं, तो क्या 10 के 10 कंप्यूटर कंपनी के हैं, क्या उनका राइट और ऑब्लिगेशन है उस पर, नहीं है, इस चीज़ को चेक करते हैं। क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन सही हुई है नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं है कि उसको करंट एसेट्स में डाल दिया, वो थे नॉन करंट एसेट्स, या नॉन करंट एसेट्स को करंट एसेट्स में डाल दिया। ये होती है सारी अजर्शन, बैलेंस शीट की अजर्शन, अकाउंट बैलेंसेस इसमें बैलेंस शीट को बोलते हैं। ठीक है, और P&L की बात की जाए तो हम P&L में फॉर एग्जांपल उसको क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हम देखते हैं एक लाइन आइटम सेल्स का, सेल्स, तो सेल्स क्या अकर हुई भी है नहीं हुई, जो रिकॉर्ड हुई है। अगर हमने 10 यूनिट सेल्स किए, कंपनी ने 10 यूनिट सेल्स किए, तो क्या वो वाकई में अकर हुआ भी है कि नहीं हुई वो सेल्स, तो उसकी अकरेंस को चेक कर लेंगे। एक्यूरेसी, कंपनी ने 10 यूनिट सेल्स किए, ठीक है, और एक यूनिट है 25 रुपये का, तो उसको रिकैलकुलेट करके चेक कर लेंगे कि एक्यूरेट अमाउंट रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है। कंप्लीटनेस की बात वही आ गई कि कंपनी ने 100 यूनिट सेल्स किए, तो क्या 100 की सेल्स रिकॉर्ड भी हुई है कि नहीं हुई है, या 110 की हो गई है, या 90 या 80 की हो गई है। इस तरह से ये चीज़ें आ गई। कट ऑफ की अदर्शन ये होती है कि अगर जो है हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिए ईयर एंड से 5 दिन पहले, तो 5 दिन के बाद वाले भी रिकॉर्ड हुए नहीं हुए, सही क्लासीफाई हुए नहीं हुए, इस चीज़ की अदर्शन को एड्रेस करती है कट ऑफ। क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, वही बात आ गई कि जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो चीज़ें आनी है, लाइक क्लोजिंग स्टॉक और ये वाली चीज़ें, तो ऐसा तो नहीं इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दिया। जो हमारी इन्वेंट्री परचेजेस हैं उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दिया, तो गलत उसकी प्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन हो जाएगी। इस तरह से इसकी जो जिसकी सही जगह है वो उस सही जगह पे रिकॉर्ड और प्रेजेंट किया गया है कि नहीं किया गया, वो इसकी अजर्शन है क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन।